ऑपरेशन लोटस जिसने कमलनाथ की सरकार को सिर्फ 16 महीने में गिरा दिया। आखिरकार ये ऑपरेशन लोटस था क्या? तो ऑपरेशन लोटस शुरू हुआ। ऑपरेशन लोटस ऑपरेशन लोटस का नाम लोटस है। ऑपरेशन लोटस ये ऑपरेशन लोटस जिसके तार नरोत्तम मिश्रा से जोड़े जाते हैं, ज्योतिराव सिंधिया से जोड़े जाते हैं, शिवराज सिंह चौहान से जोड़े जाते हैं और ये ऑपरेशन लोटस इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। तो चलिए आज हम समझते हैं कि ऑपरेशन लोटस था क्या, कैसे इसकी संरचना हुई, कैसे ये काम किया और कैसे इसने कमलनाथ की सरकार को गिरा दिया। तो चलिए हम सबसे पहले चलते हैं 2020 के फरवरी में। 13 फरवरी 2020 को सिंधिया जी का एक बयान आता है। 13 फरवरी 2020 को ज्योतिराव सिंधिया ये स्टेटमेंट देते हैं कि सरकार की मैनिफेस्टो में जितनी भी चीज कही गई है वो सारी की सारी चीज पूरी होगी। इन केस अगर इनमें से कोई भी चीज पूरी नहीं होती है तो सिंधिया सड़क पर उतर आएंगे। आपकी मांग जो हमारी सरकार की मैनिफेस्टो में अंकित है वो मैनिफेस्टो हमारे लिए हमारा ग्रंथ बनता है, समझ रखना। और अगर वो मैनिफेस्टो का एक एक अंक पूरा न हुआ तो आपके साथ सड़क पर अकेले मत समझना, आपके साथ सड़क पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उतरेगा। अब सिंधिया जी के ये बागी तेवर लोगों को बता रहे थे कि वो कांग्रेस से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। अब इसके पीछे कई सारे कारण हैं जो राजनीतिक विशेषज्ञ बताते हैं। उसमें से सबसे पहला कारण ये होता है कि ज्योतिराव सिंधिया जी पीसीसी चीफ बनना चाहते थे, लेकिन कमलनाथ जी ने और दिग्विजय सिंह जी ने उन्हें प्रदेश कमेटी का अध्यक्ष नहीं बनने दिया। इसके बाद सिंधिया जी थोड़े कॉम्प्रोमाइज की स्थिति में आ गए थे और वो राज्यसभा में जाना चाहते थे, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने उनकी ये बात भी नहीं मानी। इसके अलावा एक और मुख्य कारण जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ बताते हैं कि जब 2018 में कमलनाथ की सरकार बनी थी या फिर कांग्रेस की सरकार बनी थी तो उसमें सबसे ज्यादा मेहनत ज्योतिराव सिंधिया जी ने की थी। इनफैक्ट कांग्रेस आला कमान ने सिंधिया जी को फेस भी बनाया था और जो सिंधिया जी के समर्थक थे वो चाहते भी थे कि सिंधिया जी मुख्यमंत्री बने, लेकिन कुछ विशेष कारणों के कारण ज्योतिराव सिंधिया जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। अब वो कारण क्या थे, इसके पीछे अलग अलग कॉन्स्पिरेसी, अलग अलग थ्योरी है जिसका यहाँ पे डिस्कस करने का कोई भी सेंस नहीं बनता। खैर अब तक आप समझ चुके होंगे कि ज्योतिराव सिंधिया जी की नाराजगी के पीछे का कारण क्या था, जो कि नाराजगी का रिजल्ट आया 13 फरवरी को। जैसा कि अभी मैंने आपको पहले बताया कि 13 फरवरी को सिंधिया जी ने बयान दिया था कि सरकार के मैनिफेस्टो में जो भी चीज है उसको पूरी की जाएगी, अगर नहीं होगी तो वो सड़क पे उतर आएंगे। अब इस बयान की प्रतिक्रिया 2 दिन बाद कमलनाथ के द्वारा 15 फरवरी को दी जाती है। कमलनाथ जी ने कहा कि अगर वाकई में सिंधिया जी को सड़क पे उतरना है तो उतर जाए, इसमें क्या दिक्कत है। कैसे तमाम बातें कर रहे हैं, जो वेवर को लेकर बातचीत हो रही कि लोन जो माफ नहीं किया जा रहा है, उन्होंने कहा कि सड़क पर उतरेंगे। किस तरीके से देखते हैं? कमलनाथ का ये स्टेटमेंट बहुत क्लियर कर दे रहा था कि कमलनाथ जी के बीच में और सिंधिया जी के बीच में कुछ भी चीज अच्छी नहीं चल रही है। और इन सब के बाद अब समय आता है 2 मार्च का, 2 मार्च 2020। 2 मार्च को दिग्विजय सिंह का एक ट्वीट आता है जिसमें वो बताते हैं कि बीजेपी के कई सारे लोग कांग्रेस के एमएलए को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे ही ये ट्वीट बाहर आता है उसके बाद बीजेपी भी अपनी प्रतिक्रिया देती है और उसमें बताती है कि कांग्रेस अंतरकला से जूझ रहा है। पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी। सर ये पूरा जो सियासी ड्रामा चल रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे? ये सब इन्हीं की चाल है, इन्हीं की दुनिया है। कांग्रेस के लोग ही अपने अंतरकलह और अंतर्द्वंद के साथ वो भरे हुए हैं, इसलिए आज उनकी परिस्थितियां ऐसी बनी है और दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई नहीं। इसके बाद आता है 3 मार्च का दिन, वो दिन जो कि मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला के रख दिया। जी हाँ, अगले दिन 3 मार्च को ये खबर आती है कि हरियाणा के आईटीसी होटल में कि कांग्रेस के 4, बीएसपी के 2 और सपा के 1 विधायक को बीजेपी ने नजरबंद करके रखा है। अब जैसे ही ये खबर मध्य प्रदेश कांग्रेस को पता चलती है उसके बाद कांग्रेस तिलमिला उठती है। मध्य प्रदेश कांग्रेस आनन फानन में जीतू पटवारी और जयवर्धन सिंह को हरियाणा भेजती है। बीजेपी के ऑपरेशन के खिलाफ कमलनाथ सरकार भी हरकत में आई। आधी रात को ही गुरुग्राम के होटल पहुंचे मध्य प्रदेश के मंत्री जयवर्धन सिंह और जीतू पटवारी, जहां पे जीतू पटवारी और जयवर्धन सिंह कोशिश करते हैं कि वो आईटीसी होटल में किसी तरह घुस जाएं, लेकिन हरियाणा पुलिस उनको रोक देती है और उनको गिरफ्तार कर लेती है। होटल में बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बीच हुई धक्का मुक्की, कुछ पुलिस अफसरों पर कांग्रेस नेताओं को रोकने का आरोप। खैर कुछ ही दिन बाद सपा, बसपा और निर्दलीय विधायक वापस भोपाल आ जाते हैं और वो कमलनाथ से जाके मिलते हैं और उसके बाद वो सारे विधायक ओपन स्टेटमेंट भी देते हैं कि हमें कमलनाथ सरकार पे पूरा विश्वास है और हम कमलनाथ सरकार के साथ खड़े हैं। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार पर संकट के बादल मंडराते दिख रहे हैं। राज्य के 10 से 11 विधायक बीती रात गुड़गांव के एक 5 स्टार होटल पहुंच गए, लेकिन अब कांग्रेस का दावा है कि इनमें से 6 विधायक कांग्रेस के कैंप में लौट आए। दिग्विजय सिंह के मुताबिक बाकी के 4 विधायकों को बीजेपी ने बेंगलुरु भेज दिया, ऐसा उनका आरोप है, लेकिन वो सभी भी
लौट आएंगे, ऐसा दावा है। इन्हीं सब के बीच में कांग्रेस में थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ गया था और उन्हें ऐसे लगने लगा था कि उन्होंने डैमेज कंट्रोल कर लिया है। कांग्रेस के इस घटनाक्रम के बाद उनको ऐसा लगने लगा था कि उन्हें बीजेपी के ऑपरेशन लोटस को रद्द कर दिया है, लेकिन एक्चुअल में बिल्कुल ही उल्टा हो रहा था। खैर 6 मार्च 2020 को कमलनाथ एक बैठक बुलाते हैं। इस बैठक में वो बोलते हैं कि आने वाले होली के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और जितने भी नाराज विधायक हैं उन्हें मनाया जाएगा और उन्हें मंत्री बनाया जाएगा। मंडल विस्तार की इच्छा जाहिर की। कमलनाथ कैबिनेट में फिलहाल 28 मंत्री हैं, जिसमें सीएम कमलनाथ भी शामिल हैं। कैबिनेट में फिलहाल 6 मंत्रियों की जगह है और सूत्रों की माने तो सीएम अपनी कैबिनेट में 6 नए मंत्रियों को शामिल करने का मन बना रहे हैं। लेकिन एक तरफ कांग्रेस ऐसा समझ रही थी कि उन्होंने ऑपरेशन लोटस को फेल कर दिया और अगर वो मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे तो वो नाराज विधायकों को भी मना लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ कुछ और ही कहानी चल रही थी और अब वो कहानी क्या है, चलिए हम उसके बारे में बात करते हैं। सिंधिया के एक समर्थक एमएलए थे जिनका नाम था महेंद्र सिंह। उन्होंने ओपन स्टेटमेंट दिया कि उनके महाराज ज्योतिराव सिंधिया जी को अगर कुछ भी गलत कहा गया या फिर उनका अपमान किया गया तो ये कांग्रेस सरकार याद रखे कि कांग्रेस अल्पमत में आ जाएगी। किंतु हाँ, मैं एक बात जरूर बोलूंगा कि कमलनाथ जी की सरकार को संकट सिर्फ उस दिन उत्पन्न होगा जब हमारे नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को अनादर या उनकी उपेक्षा अगर मध्य प्रदेश की सरकार करेगी तो निश्चित रूप से उस दिन जरूर मध्य प्रदेश की सरकार पे जो बादल छाएगा वो काला बादल पता नहीं क्या करके जाएगा, ये मैं आज आपसे नहीं कह सकता। कुल मिला के ये सीधा सीधा संकेत था कि कांग्रेस की सरकार गिर सकती है। इसी बीच में कांग्रेस आला कमान भी सतर्क हो जाता है और वो तुरंत ही तलब कर लेता है कमलनाथ को दिल्ली के लिए। कमलनाथ दिल्ली पहुंचते हैं और कांग्रेस आला कमान को समझाते हैं कि मध्य प्रदेश में कोई भी गुटबाजी नहीं है। जहाँ ऑपरेशन लोटस जैसा कुछ शुरू हुआ था, लेकिन अब लगता है कि मामला संभालने में कामयाब रही है मध्य प्रदेश की सरकार। मध्य प्रदेश में बीते हफ्ते सरकार पर पैदा हुए संकट के बीच मुख्यमंत्री कमलनाथ दिल्ली में। आज उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलना है, लेकिन इसका वक्त अभी तय नहीं है और वो राज्यसभा सीटों के विस्तार के लिए भी कांग्रेस आलाकमान से बात कर लेते हैं। खैर ये सब चल ही रहा था, उसी बीच में आता है होली का दिन 10 मार्च 2020, जब पूरा मध्य प्रदेश एक तरफ होली मना रहा था, कोविड के संक्रमण को झेल रहा था। इसी बीच सिंधिया एक ऐसा धमाका कर देते जिसके बारे में किसी ने कभी भी नहीं सोचा था। जी हाँ, ज्योतिराव सिंधिया, कांग्रेस के बड़े लीडर, कांग्रेस के कद्दावर नेता, 10 मार्च को कांग्रेस से इस्तीफा दे देते हैं। मैं पिछले 18 सालों से कांग्रेस पार्टी का सदस्य रहा हूं। डियर सोनिया गांधी, मिसेस सोनिया गांधी के नाम से उन्होंने इस्तीफा संबोधित करते लिखा है। भारतीय कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। आप जानती हैं कि इस पृष्ठभूमि इसकी क्या है। शुरू से मेरा उद्देश्य प्रदेश और देश की जनता के लिए सेवा करना रहा है, लेकिन अब मैं कांग्रेस पार्टी के साथ रहकर जनसेवा नहीं कर पा रहा हूं। इसी बीच में कांग्रेस आनन फानन में आती है और 30 मिनट के अंदर ही सिंधिया को पार्टी से बाहर निकाल देती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छोड़ी कांग्रेस, जवाब में कांग्रेस ने पार्टी से निकाला। सिंधिया के समर्थक माने जाने वाले कई विधायकों ने भी दिया कांग्रेस से इस्तीफा। अब इस चीज के बाद ज्योतिराव सिंधिया भी पलटवार कर देते हैं और ऐसा पलटवार करते हैं जिसको देख के कांग्रेस भी हैरान रह जाती है। ज्योतिराव सिंधिया के इस्तीफे के बाद सिंधिया समर्थक 19 विधायकों ने भी इस्तीफा दे दिया था। ये इस्तीफा उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को दिया था। बहुत महत्वपूर्ण फोटो है, कांग्रेस विधायकों का इस्तीफा। बेंगलुरु का ये फोटो जहां पर ये सारे विधायक थे, मंत्री इनमें कुछ शामिल हैं और इन सभी के फोन बंद थे। हम आपको बता दें कि ये पिक्चर आप देख रहे हैं, ये वो विधायक हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक विधायक हैं। इसके बाद ज्योतिराव सिंधिया दिल्ली जाते हैं, मोदी से मिलते हैं और अमित शाह से मिलते हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश के दोनों पार्टियों को समझ में आ गया था कि या तो सरकार बनेगी या तो सरकार गिरेगी। इसी बीच बीजेपी ने क्या करा, अपने सारे एमएलए को गुड़गांव भेज दिया। There's breaking news coming in. BJP MLAs are currently at ITC Hotel in Gurugram. The MLAs reached the hotel at 1:30 a.m. and got to Gurugram on a chartered plane. That's the big breaking story that is coming in at the moment. Of course, needless to say, क्योंकि बीजेपी को भी डर था कि कहीं कांग्रेस हॉर्स ट्रेडिंग ना कर दे और वही सेम डर कांग्रेस के अंदर भी था कि कहीं बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग ना कर दे। इसीलिए कांग्रेस ने अपने बचे 94 एमएलए को जयपुर भेज दिया था। मध्य प्रदेश कांग्रेस के सभी विधायक इस बीच जयपुर पहुंच गए हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के जो बीजेपी विधायक हैं वो जयपुर पहुंचे हैं और ये जयपुर एयरपोर्ट की तस्वीरें। बीजेपी ने अपने एमएलए को गुड़गांव इसलिए भेजा था क्योंकि उस टाइम पे तत्कालीन हरियाणा में भाजपा की सरकार थी और कांग्रेस ने अपने एमएलए को जयपुर इसलिए भेजा था क्योंकि उस टाइम पे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। फिर आता है 11 मार्च का दिन, जब सिंधिया बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं।
और उसी बीच ये खबर आती है कि सिंधिया के समर्थक एमएलए बेंगलोर जा चुके हैं। अब सिंधिया समर्थक एमएलए को बेंगलोर क्यों भेजा गया था? क्योंकि वहाँ पे कर्नाटक में भी भाजपा की सरकार थी। खैर, जैसे ये खबर बाहर आती है कि सिंधिया समर्थक एमएलए बेंगलोर जा चुके हैं तो प्रदेश आला कमान भी सतर्क हो जाती है और वो तुरंत ही जीतू पटवारी को बेंगलोर भेज देती है। जीतू पटवारी बेंगलोर में जाके एमएलए को समझाने की कोशिश करना चाहते थे, लेकिन बेंगलोर की पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेती है। तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए, जीतू पटवारी कमलनाथ सरकार में मंत्री हैं, बेंगलुरु पहुंच गए थे विधायकों से मिलने के लिए और वहां पर बेंगलुरु पुलिस के साथ किस तरीके से जीतू पटवारी हाथापाई करते हुए नजर आ रहे हैं, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। इन सब चीज के बाद सबको समझ में आ गया था कि कांग्रेस की सरकार अल्पत में आ चुकी है और किसी भी दिन गिर सकती है। इसी बीच ऑपरेशन लोटस के सक्सेस की कहानियां लोगों के बीच में पहुंच चुकी थी। अब आता है 14 मार्च का दिन, जब मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष और गवर्नर ये सारे एमएलए को नोटिस भेजते हैं कि आपको जल्द से जल्द भोपाल आना होगा। क्लाइमेक्स तय हो गया है। आधी रात जब आप सो रहे थे तब राज्यपाल ने आदेश जारी कर सोमवार को कमलनाथ सरकार को बहुमत परीक्षण कराने का आदेश जारी कर दिया। यानी 16 मार्च को मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार का सस्पेंस खत्म हो जाएगा। इस वक्त की ये बड़ी खबर दे रहे हैं हम आपको। सोमवार को बहुमत साबित करने को कहा है राज्यपाल ने कमलनाथ सरकार को। बजट सत्र से पहले बहुमत साबित करना होगा कमलनाथ सरकार को। और इसी बीच ऐलान कर दिया जाता है कि 16 मार्च को फ्लोर टेस्ट होगा। फ्लोर टेस्ट यानी कि कमलनाथ सरकार का बहुमत परीक्षण नहीं किया गया है। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के कारण विधानसभा की कार्यवाही को 26 मार्च तक स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ देर बाद ही राज्यपाल लालजी टंडन सदन से उठकर बाहर चले गए। अब उधर सिंधिया समर्थक विधायक कर्नाटक में रेडी बैठे हुए थे और बीजेपी के विधायक वापस गुड़गांव से भोपाल आ गए थे और वहीं पे कांग्रेस ने भी अपने विधायकों को बुलवा लिया था। लेकिन 16 मार्च को फ्लोर टेस्ट नहीं हुआ, वो फ्लोर टेस्ट टल गया। कोविड का हवाला देते हुए फ्लोर टेस्ट को 26 तारीख तक टाल दिया गया। अब ये फ्लोर टेस्ट क्या होता है उसको मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा देती हूँ। विधानसभा अध्यक्ष या राज्यपाल के द्वारा ये चीज पूछा जाता है कि आप फलाने सरकार का समर्थक करते हैं कि नहीं। अब जितने ज्यादा विधायक जिस नेता के पक्ष में होता है उन्हीं की सरकार बनाई जाती है। तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से होता है, लेकिन आपको समझ में आ सके इसलिए मैंने बहुत ही सिंपल शब्दों का यूज किया है। उसके बाद समय आता है 17 मार्च का, जब तत्कालीन गवर्नर टंडन जी कमलनाथ को बोलते हैं कि 17 मार्च को ही फ्लोर टेस्ट कराओ। प्रदेश से मध्य प्रदेश में जारी सियासी संकट के बीच राज्यपाल लालजी टंडन ने सीएम कमलनाथ को पत्र लिखकर फ्लोर टेस्ट कराने को कहा है। राज्यपाल ने पत्र में लिखा है कि अगर फ्लोर टेस्ट नहीं हुआ तो माना जाएगा कि सरकार के पास विधानसभा में बहुमत नहीं है। वहीं पे शिवराज सिंह चौहान अपने 10 एमएलए के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं और याचिका लगा देते हैं और याचिका में वो कहते हैं कि 12 घंटे के अंदर ही फ्लोर टेस्ट कराना चाहिए। कमलनाथ सरकार को कोरोना के सहारे सरकार पर मंडराए संकट को टालने की लाइफलाइन मिल गई, तो दूसरी ओर बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया, जिसमें 17 मार्च को सुनवाई की तारीख भी मुकर्रर कर दी गई। और इसी बीच 18 मार्च 2020 को मतलब कि अगले ही दिन दिग्विजय सिंह बेंगलोर पहुंच जाते हैं और बेंगलोर पहुंच के कांग्रेस के बागी विधायकों को समझाने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ सिंधिया के समर्थक एमएलए को भी तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह की ये सारी ही कोशिश नाकाम हो जाती है। बेंगलोर पुलिस दिग्विजय सिंह को होटल के गेट पे रोक लेती है, एक तरीके से उनको अरेस्ट कर लेती है और इसके रिप्लाई में दिग्विजय सिंह वहीं पे भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं, लेकिन इसका कोई भी रिजल्ट सामने नहीं आता है। इसके बाद वो धरने पर बैठ गए। वहीं दिग्विजय सिंह के मुताबिक बेंगलुरु में जो विधायक ठहरे हुए हैं वो खुद उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा। अब हिरासत में ले लिया गया है क्योंकि वहां से धरने से हटने को तैयार नहीं थे दिग्विजय सिंह। लेकिन इसके बाद उसके अगले दिन मतलब 19 मार्च 2020 को सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ गया कि 20 मार्च तक फ्लोर टेस्ट कराना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कल शाम 5 बजे फ्लोर टेस्ट का मध्य प्रदेश में आदेश दिया है, यानी कल शाम 5 बजे कमलनाथ सरकार को बहुमत साबित करना होगा, फ्लोर टेस्ट का सामना करना होगा। सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला है मध्य प्रदेश के मद्देनजर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बस इस फैसले के बाद ही कमलनाथ को ये चीज समझ में आ गई थी कि उनकी सरकार गिर चुकी है। 20 मार्च को कमलनाथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अपनी उपलब्धियां बताते हैं और उसके बाद अपने इस्तीफे की घोषणा कर देते हैं। जनता गवाह, मैंने ये तय किया है कि आज मैं राज्यपाल को अपना इस्तीफा दूंगा और इसका कारण एक ही है, जिन सिद्धांतों और मूल्यों का पालन मैंने किया, मैं वो नीलामी और सौदे की राजनीति में कभी पड़ा नहीं।
फिर आता है 22 मार्च का दिन, जब मोदी जी पूरे देश में जनता कर्फ्यू का ऐलान कर देते हैं। फिर आता है 23 मार्च का दिन, जी हाँ, वही 23 मार्च 2020 का दिन, जब शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के सीएम के तौर पे शपथ लेते हैं। मैं मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। ये था ऑपरेशन लोटस, जिसने कमलनाथ की सरकार को गिरा दिया था। अब शिवराज सिंह चौहान ने तो शपथ ले ली थी, लेकिन पूर्ण बहुमत के लिए अभी भी उनके पास कुछ समय था। इसके बाद मध्य प्रदेश में दोबारा उपचुनाव होते हैं। कांग्रेस मुद्दा उठाती है गद्दारी का, लेकिन जनता इस चीज को नकार देती है। मध्य प्रदेश के 28 सीटों पे उपचुनाव होते हैं, जिसमें से 19 सीट भाजपा को मिल जाती है। इसके बाद भाजपा पूर्ण रूप से अपनी सरकार बना लेती है। इस सीटों पर उपचुनाव और बीजेपी को एक बड़ी जीत यहाँ पर मिलती हुई और उपचुनाव में बीजेपी को बड़ी बढ़त मिली है। 13 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशियों की जीत हो चुकी है और मध्य प्रदेश में आज ये कहा जा सकता है कि बीजेपी की हैप्पी दिवाली है। और ये तस्वीरें आप देखिए। अब इसके बाद जो घटनाक्रम हुए हैं, हम उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे कि सिंधिया जी को राज्यसभा की सीट दी जाती है। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के सिंधिया समर्थकों को ये चीज लगने लगा था कि आने वाले समय में ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, लेकिन अभी तक, जब तक कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ, अभी तक ऐसे भी कोई भी घोषणा हमें सामने नहीं मिली है। अब ऐसा सिंधिया समर्थकों को क्यों लगा था? वो उनको इसलिए लगा था क्योंकि ऐसा ऑपरेशन लोटस महाराष्ट्र में भी हुआ था, और महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस के बाद जो सबसे बड़ी भूमिका में थे एकनाथ शिंदे जी, उनको वहाँ का सीएम बना दिया गया। तो हो सकता है इसी तरीके का गणित मध्य प्रदेश में भी लगाया जा रहा हो, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अभी के समय में ज्योतिरादित्य सिंधिया थोड़े कमजोर नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी तक वो मध्य प्रदेश की राजनीति से बाहर नहीं हुए हैं। इनफैक्ट जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ है गुना और ग्वालियर, आज के डेट में सिंधिया वहाँ पे बहुत ज्यादा मजबूत है। अगर आप राजनीति को थोड़ा बहुत भी समझते हैं तो इस तरीके से समझिए कि ग्वालियर के प्रभारी मंत्री आज के डेट में तुलसीराम सिलावट है, और तुलसीराम सिलावट सिंधिया जी के सबसे खास माने जाते हैं। जबकि ग्वालियर और चंबल के एरिया में नरेंद्र सिंह तोमर भी बहुत पावरफुल नेता है, नरोत्तम मिश्रा भी बहुत पावरफुल नेता है, लेकिन उसके बाद भी वहाँ का प्रभारी मंत्री सिंधिया जी का समर्थक बनाया जाता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि सिंधिया जी कितना ज्यादा पावर रखते हैं ग्वालियर में और मध्य प्रदेश की राजनीति में। अब हम अगर बात करें कि ऑपरेशन लोटस के सक्सेस के बाद किसको क्या मिला, तो चलिए हम अब उसके बारे में बात करते हैं। उस टाइम ऑपरेशन लोटस के सक्रिय भूमिका में थे शिवराज सिंह चौहान, उनको तत्कालीन सरकार का मुख्यमंत्री बनाया गया। दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा सक्रिय थे नरोत्तम मिश्रा जी, और उनको तत्कालीन सरकार में गृह मंत्री बनाया गया। इसके बाद तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी, वो भी काफी ज्यादा सक्रिय थे, और इसी के चलते उनके कार्यकाल को और ज्यादा बढ़ाया गया था। इसी तरीके से और भी कई सारे लोग जो ऑपरेशन लोटस में शामिल थे, उनको तत्कालीन सरकारों में बड़े ओहदे पे रखा गया था। खैर, आज के डेट में सिंधिया जी पूरे तरीके से भाजपा में आ चुके हैं, और आने वाले समय में वो अपनी राजनीति को और भी बड़ा करेंगे। लेकिन ये ऑपरेशन लोटस के बाद बहुत सारे लोगों का करियर खराब भी हो चुका है। क्या उनके बारे में आप जानना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उन पे भी वीडियो बनाएंगे। अब हम डेडिकेटेड आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं, तो आपको बस 5 सेकंड लगेगा, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हम और भी वीडियोस के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, और आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपको इस तरीके के कंटेंट में इंटरेस्ट आ रहा है। जैसे कि हम आपको अभी बताने वाले हैं कि किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं रहे, किस तरीके से मोहन यादव मुख्यमंत्री बने। क्या इस तरीके के कंटेंट आपको पसंद है? अगर आप देखना चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताइए, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।